नमस्कार दोस्तों, YouTube के STATA चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि यूपी पीजीटी इतिहास के पुराने प्रश्न पत्र के हल करने के साथ ही साथ अब हम यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के पुराने प्रश्न पत्र हल करेंगे और उसी सॉल्व पेपर सीरीज में आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान 2013 के प्रश्न पत्र की, जिसका पहला भाग आज के वीडियो में हम देखेंगे जो इतिहास के प्रश्न पत्र पर आधारित होगा। इसमें हम इतिहास के प्रश्न देखेंगे। यदि आप इस पेपर को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे पुराने वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, चाहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत और देखते हैं सामाजिक विज्ञान 2013 में इतिहास के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों, आपको इससे पहले बताया गया था कि सामाजिक विज्ञान में कुल 4 विषय होते हैं और उन चारों में से मात्र 2 विषयों का चयन करके आप प्रश्न पत्र हल करते हैं। साथ ही यह भी बताया गया था कि जो पहला प्रश्न है उन चारों विषयों से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। आपकी इच्छा अनुसार आप कोई एक प्रश्न का विकल्प चुन करके उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप देखें तो चारों विषयों से पूछा गया है, जिसमें पहला प्रश्न राजनीति विज्ञान से है। पूछा गया है वोट देने का अधिकार है। तो आप सभी जानते होंगे कि राइट टू वोट या वोट देने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है और ये अधिकार किस अनुच्छेद में आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। सी विकल्प सही होगा इस प्रश्न का। इसी प्रकार अगर हम इतिहास विषय की बात करें तो इतिहास का प्रश्न पूछा है निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है। तो पशुपति सील मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इस सील पर पशुपति या योगी का एक अंकन है और उसके साथ साथ कुछ पशुओं का भी अंकन है। तो उन पशु समूहों में व्याघ्र या चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी के अंकन मिलते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे पशुपति सील तो वो फिगर भी आपको दिखलाई पड़ेगा और आप आसानी से उन पशुओं का आइडेंटिफिकेशन या पहचान कर सकते हैं। अब हम इतिहास के दूसरे प्रश्न की बात करें तो इसके साथ आपको यह भी बताते चलें कि हमने कहा था कि कभी कभी प्रश्न पत्र पुराने प्रश्नों से भी मिला जुला करके बनाए जाते हैं। उसी का यह उदाहरण है आपके सामने। आप यूजीसी नेट इतिहास 2012 के दिसंबर का पेपर आप उठाइए उसमें से, और इंडियन कल्चर यूजीसी नेट के पेपर से ये पूरा का पूरा पेपर बना दिया गया है। यानी इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो यूजीसी नेट के पेपर से ही उठा करके दिए गए हैं 2012 दिसंबर वाले से। आप आसानी से उसको मिला सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है भागलीय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं। तो ये भागलीय मुद्राएं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुई हैं। डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है जिल अल्लाह जो राज्य अधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है। तो जिल अल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर की छाया और गुलाम वंश में शासक था गयासुद्दीन बलबन जिसने इस तरह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ये विकल्प सही है। अगला देखें निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यदा की रचना की थी। तो विजयनगर के ये काफ़ी पॉपुलर शासक थे कृष्णदेव राय और अष्ट दिग्गज भी इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने अपने ग्रंथ को लिखने के लिए तेलुगु भाषा का प्रयोग किया था। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। तो त्रिपुरी का अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, किंतु विवाद के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे संस्था की स्थापना की थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट है मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी। तो मिर्जा उपाधि जय सिंह को प्रदान की गई थी। और किस मुगल शासक ने जय सिंह को मिर्जा उपाधि प्रदान की थी, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। नेक्स्ट है वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही वली और अमीर के पदों को अलग अलग किया था। बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी। तो अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी आमेर के शासक राजा मान सिंह को। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों से बात की थी। तो अभी हमने मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर एक प्रश्न देखा था,
यह प्रश्न भी उसी से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ही वह शासक था जिसने हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों से बातें की थी। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो ये प्रश्न यूपी पीजीटी इतिहास में भी एक बार पूछा गया था। 1857 की क्रांति को जिहाद का नाम दिया था मौलवी अहमद उल्लाह ने। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट है जाति मीमांसा के लेखक हैं। तो जाति मीमांसा एक कविता है जिसको लिखा था श्री नारायण गुरु ने। डी विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट है नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह का आक्रमण जिस मुगल शासक के काल में हुआ था, जाहिर सी बात है नादिर शाह ने उसे ही बंदी बनाया होगा। तो आप सभी जानते होंगे मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और इस हिसाब से बी विकल्प आपका सही होगा। अगला है दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था या मुल्हिद की उपाधि किसने दी थी? तो दारा शिकोह को मुल्हिद कहा था औरंगजेब ने। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम में अंकित मिलता है और मामल्लपुरम आप सभी जानते होंगे पल्लव कला का एक प्रमुख उदाहरण है, केंद्र है। कांची के पल्लवों ने मामल्लपुरम में न केवल मंदिर बनवाया था बल्कि मंदिरों के ऊपर इस तरह के अनगिनत दृश्यों का भी अंकन करवाया था। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह प्रश्न भी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। यह तीसरा प्रश्न है। इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में आया था, मोरक्को का यात्री था, उसने रेहला नामक अपना भारत विषयक विवरण लिखा और उसी में उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्दों का प्रयोग किया था। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तो तीसरे संगम की पीठ मदुरई में आयोजित की गई थी। सी विकल्प सही है। संगम काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है चोल शासकों के अधीन कुर्रम क्या था? तो जब आप चोल प्रशासन पढ़ते हैं तो स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत नाडु और नाडु के अंतर्गत कुर्रम आता था। कुर्रम कुछ गांवों का समूह होता था, जबकि सबसे छोटी इकाई गांव थी और उन्हीं कई गांवों को मिलाकर के कुर्रम बनता था। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। तो किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो तरगी सेना नायक था, उसी ने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूजीसी नेट लेवल पर पूछा गया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके स्तर का। ए विकल्प सही है, तरगी। नेक्स्ट है तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख हमें मिलता है फतूह अल सलातीन में और आप सभी जानते हैं कि यह रचना किसकी है? ईसामी इसके लेखक हैं। बी विकल्प सही है इस प्रश्न का। नेक्स्ट है शिव जीव है या जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो जीव शिव है, यह सिद्धांत दिया था राम कृष्ण परमहंस ने। डी विकल्प सही है। ये स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट है महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो महावीर स्वामी ने अर्ध मागधी जो उस समय की जन भाषा थी उसी में अपना प्रवचन दिया था। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है। तो यह प्रश्न भी यूपी पीजीटी इतिहास में रिपीटेड है। जवालो उपनिषद वह उपनिषद है जिसमें 4 आश्रमों का उल्लेख आप एक साथ देख सकते हैं और वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं आप जानते ही हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति का संबंध जॉन लॉरेंस से है। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है बखर है। तो बखर क्या है? यह भी यूजीसी नेट लेवल का ही प्रश्न है। इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत इस शब्दावली का प्रयोग आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का राजस्व अधिकारी था? तो चोल प्रशासन के अंतर्गत इस तरह के अधिकारियों के आप नाम पढ़ते होंगे, काफ़ी कठिन और क्लिष्ट नाम आते हैं।
चोल राजवंश में जो राजस्व अधिकारी था वह वरित्त पपोतका गक्का के नाम से जाना जाता था। यह प्रश्न सबसे पहले यूजीसी नेट इतिहास में पूछा गया, फिर टीजीटी सामाजिक विज्ञान यूपी में पूछा गया, और फिर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की परीक्षा में भी ये प्रश्न रिपीटेड है 3 बार। अगला है संकलिपि के लेख निम्नलिखित में से किस स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो भरहुत और अमरावती दोनों स्थानों से आप देखें तो संकलिपि के नमूने प्राप्त होते हैं। हालांकि विकल्प में दोनों ही जगहों के नाम दिए गए हैं, आप ए और सी दोनों को सही मानेंगे। नेक्स्ट है, उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम लिखिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो वाकाटक और गुप्तों का वैवाहिक संबंध आप जब पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता का नाम आता है, उसी ने अनुदान स्वरूप भूमि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था। इब्राहिम गर्दी या इब्राहिम खान गर्दी वह मुस्लिम सेनानायक था जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था मराठों की ओर से लड़ते हुए। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रुद्रमा किस वंश की रानी थी? तो यह प्रश्न भी यूपी पीजीटी इतिहास में रिपीटेड है, 2013 में पूछा गया था। रुद्रमा जो है वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि प्राचीन इतिहास में महिलाओं द्वारा शासन चलाने के इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। ऐसे ही कश्मीर की रानी दिद्दा का नाम आता है, वैसे काकतीय में रुद्रमा देवी का नाम आता है। नेक्स्ट है, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अहमद शाह ने 1748 में साम्राज्य का वजीर बनाया था सफदरजंग को। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट है, किस काल के मंदिरों की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो गुप्तों के समय से ही मंदिरों का प्रचलन प्रारंभ हुआ और इन मंदिरों के द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां बनी हुई मिलती हैं। सी विकल्प सही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, वसीन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी? तो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य वसीन की संधि हुई थी। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इस प्रश्न की व्याख्या हमने यूपी पीजीटी इतिहास के पुराने प्रश्न पत्र हल कराते समय बताया भी था कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ही वह नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे, और इसका कारण ये था कि उसी समय वह कलकत्ता में किस संस्था का आयोजन कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपने देखा तो आपको अच्छे से याद होगा, इंडियन एसोसिएशन। डी विकल्प सही है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट है, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो आप सब भी जानते हैं मंदिरों की 3 शैलियां हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। नागर जहां उत्तर भारत में, द्रविड़ जहां दक्षिण भारत में, वहीं इन दोनों ही शैलियों का मिला जुला स्वरूप आप चालुक्य और होयसल मंदिरों में देख सकते हैं। बेसर विकल्प सही है। नेक्स्ट है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन महापरिनिर्वाण सूत में मिलता है, जिसको महापरिनिर्वाण सूत भी कहा जाता है। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट है, किस मूर्तिकला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए थे? तो रामायण के दृश्य सबसे पहले नचना कुठार मूर्तिकला में देखने को मिलते हैं। न केवल रामायण बल्कि कृष्ण के भी लीलाओं से संबंधित अंकन वहां पर आप देख सकते हैं। ये विकल्प सही है, नचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन ने शासक बनने के पश्चात पहला युद्ध लड़ा था रणथंबोर के विरुद्ध। बी विकल्प सही है। और ये कब हुआ था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सन। नेक्स्ट है, कांग्रेस के ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। तो कांग्रेसों ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया लखनऊ समझौता 1916 में, जहां जिसको लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था इसी मुद्दे को लेकर के। ये विकल्प सही है।
नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। तो नागार्जुनी कोंडा से आप दशरथ जातक के शिल्प का अंकन देख सकते हैं। ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? यह प्रश्न आधुनिक भारत से पूछा हुआ है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ही वह अधिनियम था जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और आप सभी जानते होंगे, नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी, कि वर्तमान समय में हमारे देश में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। हालांकि इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अब अगला प्रश्न देखें, सुल्तानगढ़ी किस का मकबरा था? तो सुल्तानगढ़ी नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो आप सभी जानते होंगे कि मद्रास की स्थापना की थी फ्रांसिस डे ने, और उसी ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के काफी प्रसिद्ध संत थे 13वीं-14वीं शताब्दी में। तो चैतन्य महाप्रभु को ही उनके अनुयायी जो हैं विष्णु का अवतार मानते हैं, और हरि कीर्तन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था इनके समय में। 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन में मद्रास में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन की अध्यक्षता टी माधव राव ने की थी। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो सभी संप्रदायों के बीच में सामंजस्य बनाने की बात 12वें शिलालेख में मिलती है। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य था। तो आप सभी जानते होंगे कि होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से भारत में चलाया गया था। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्रारंभ करना था। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित था, और आप सभी जानते हैं कि एनी बेसेंट भी आयरिश महिला थी। अडयार में इनका मुख्यालय था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? यह प्रश्न भी यूजीसी नेट इतिहास में पूछा गया है, और न केवल यूजीसी नेट में पूछा गया यूपी टीजीटी में, बल्कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में भी यह प्रश्न पूछ दिया गया था। प्रस्थानत्रयी, तो प्रस्थानत्रयी में भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आता है, जबकि भगवत नहीं आता। बी विकल्प गलत है आपका, यानी सही है इसमें। नेक्स्ट है, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो करतारपुर का युद्ध 6वें सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। ये सी विकल्प सही है इसका। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता के लिए दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? तो दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था और इसे नाम दिया था सिर-ए-अकबर। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो हालांकि इस पुस्तक के लेखक का तो नाम ही नहीं मालूम, लेकिन आरिका मेडू वह बंदरगाह था जिसको इस लेखक ने पोडुके नाम दिया है। आरिका मेडू, याद रखेंगे, ये विकल्प सही है। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो आप सभी जानते हैं कि जहांगीर का काल मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। खुद जहांगीर भी चित्रकला में रुचि लेता था। उसी ने बिशन दास को ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा था। सी विकल्प सही है। अगला देखें कि शासक ने विचार दिया था राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। हालांकि यह पूरा स्टेटमेंट ऐसे है कि भारत राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। यहाँ भारत को संदर्भित करके यह बात कही गई है, और यह कथन था जलालुद्दीन खिलजी का। सी विकल्प सही, और प्रश्न को सुधार लीजिएगा, भारत के संदर्भ में यह कथन है। अगला 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो राधा स्वामी सत्संग, जिसमें हिंदू और सिख अनुयायी शामिल हुए थे, इसकी स्थापना स्वामी शिवदयाल सिंह ने की थी। आगे चल करके यह सत्संग भी 2 भागों में बट गया था। तो अगले शाखा को किसने लीड किया था, किसने नेतृत्व किया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
सी विकल्प सही है, स्वामी शिवदयाल सिंह। अगला है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को पराजित किया था, और न केवल मीर कासिम को बल्कि मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी पराजित किया था। तो मुगल शासक शाह आलम से उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में स्वीकार की थी, और वो संधि थी इलाहाबाद की संधि। काफी फेमस है और महत्वपूर्ण है। बी विकल्प सही है। कब? 12 अगस्त को। अगला है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादन करने से सिद्ध होता है? तो प्राचीन इतिहास में अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय बहुत कम शासकों को है, जिसमें नाम आता है आपका द्विराश्वमेध याजिना, पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। ऐसे ही समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, सिक्कों से प्रमाणित होता है। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, यह भी सिक्कों से प्रमाणित है। ऐसे ही प्रवरसेन जो वाकाटक राजवंश का शासक था, उसने भी 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। यह विकल्प सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी की विधान परिषद में मुत्थु लक्ष्मी रेड्डी ने देवदासी प्रथा का उन्मूलन करने का प्रस्ताव रखा था, और उन्हीं के प्रयासों से देवदासी प्रथा का उन्मूलन भारत में हो पाया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये विकल्प सही है। अगला है, सर्व कर किस पर लागू होता था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस प्रकार का कर लागू किया था जनता के ऊपर। यह एक प्रकार का सिंचाई कर था। हालांकि डी विकल्प सही होगा इसका, सिंचाई कर न देते हुए भी, क्योंकि जल आपूर्ति बनाए रखने से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी के दृश्य अंकित हैं? तो मरणासन राजकुमारी के दृश्य गुफा संख्या 16 में अंकित आपको मिलते हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, तो 29 में 16वीं गुफा में इस तरह का अंकन आपको मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो डचों ने भारत में विभिन्न जगहों पर अपनी वाणिज्यिक कंपनियां स्थापित की थी, जिसमें मसूलीपट्टनम, बालासोर, करिकल फेमस है। हुगली में उन्होंने अपना कोई केंद्र स्थापित नहीं किया था, हालांकि हुगली के निकट ही चिंसुरा में उनका वाणिज्यिक केंद्र स्थापित किया गया था। तो विकल्प ए सही होगा इसका, हुगली डचों का वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। जवाबित क्या थे? तो जवाबित ये शब्दावली है। इस तरह की शब्दावलियां हालांकि यूजीसी नेट लेवल पर पूछी जाती हैं, और आपको हमने बताया कि ये सब यूजीसी नेट के ही उठाए गए प्रश्न हैं। तो इस तरह की अगर शब्दावलियां अगर आपके पास कलेक्शन में हो तब तो उत्तर देना आसान है, वरना ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। जवाबित राज्य से संबंधित कानून थे। सी विकल्प सही है। अगला है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है स्थापित है? तो चंदेलों के समय में खजुराहों के मंदिर बनवाए गए थे, और वहां पर कंदरिया महादेव काफी फेमस है। कंदरिया महादेव में ही चतुष्पाद शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। डी विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ मिली है? तो कनगनहल्ली आपके कर्नाटक में पड़ता है। वहीं पर एक पाषाण खंड पर न केवल अशोक की प्रतिमा मिलती है, बल्कि उसका स्पष्ट अशोक नाम भी मिलता है। और इस तरह की प्रतिमाएं न केवल कनगनहल्ली बल्कि सांची में भी उपलब्ध हुई हैं, और उड़ीसा में भी इस तरह की प्रतिमा मिली हुई है। और भारत के बाहर चीन में भी अशोक की इस प्रकार की पाषाण पर बनी प्रतिमा उपलब्ध है। तो इन जगहों पर है। हालांकि विकल्प डी और ए सही होगा। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी लिखा था। आप सभी को बताते चलें कि आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी, हालांकि इसका मुख्यालय बाद में लाहौर में स्थापित किया गया था। आज इतिहास के 63 प्रश्न हमने देख लिए। अगले वीडियो में हम नागरिक शास्त्र के 63 प्रश्न देखेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।